वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरी इस क्लास में जो आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 8 के लिए इस बुक को जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों को मेरा पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका जो है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आपको पता लग गया होगा जैसे ही ये क्लास शुरू होने वाली है आपको अपनी बुक निकाल लेनी है और आपको चीज़ें समझ भी आ रही होंगी जिस तरीके से उन्हें समझना चाहिए। जिस तरीके से वो समझना चाहिए उस तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसे तो समझने के बहुत सारे तरीके हैं, उनको लाइन बाय लाइन सिर्फ मीनिंग देख के भी समझा जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप उसी तरीके से उसे समझ रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे थे, आप सभी को पता है, हम इसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे और फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। और इसमें दो क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था कि व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कंट्री को संविधान की जरूरत क्यों होती है। इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की और इसके पर्पस देखे, तीन पर्पस हमने देखे और उसके बाद हमने उसमें यह भी देखा था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इसकी नीड ज्यादा क्यों होती है। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, जिसके ऊपर अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसे समझने की फीचर्स क्या क्या है। और उससे पहले हमने उसको ये भी समझा कि हमारे वहां पर की फीचर्स आए क्यों, और उसके अलावा हमने दो फीचर्स इसके देख भी लिए हैं। तो हमने क्या क्या देखा है, थोड़ा सा हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं चीज़ों को। क्या है, सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो की फीचर्स हैं ये कहाँ से इन्होंने ग्रहण किए हैं। इम्बाइब का मतलब मैंने आपको बताया था ग्रहण करना होता है, तो कहाँ से इन्होंने ग्रहण किए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो वो आपको सीखनी थी, तो हमने देखा था, तो हमने कहाँ से देखा है कि ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल अराउंड 150 साल तक हमारे ऊपर देखेंगे तो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया और उस टाइम पे जो इंडियंस थे उन्हें आज़ादी नहीं होती थी रूल्स बनाने की। सिर्फ क्या था कि जो उन्होंने बना दिया वो फोर्सफुली आपसे ओबे करवाते थे, आपसे बोलते थे कि जो हमने रूल बना दिया वो आप फॉलो करो। तो भारत की जनता के पास कोई आज़ादी नहीं थी, कोई बराबरी का अधिकार नहीं था यहां से। और इसके अलावा अगर हम देखें बहुत सारे अगर हम देखें तो उस टाइम पे कंडीशंस ऐसी चल रही थी कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे थे तो ये एक छोटा टास्क नहीं था, बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मिलाना था। क्या क्या मिलाना था, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक बुक में देख सकें, एक किताब में देख सकें, जो कि पूरे इंडिया का फ्यूचर निर्धारित करने वाली थी कि इंडिया कैसा होगा, इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा। तो उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देखना है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, हमने देखी थी बहुत सारी प्रॉब्लम। एक तो सबसे पहला कि भारत के लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता था, वहां पे रूल को बनाने का अधिकार नहीं था, रूल फॉलो कर दो, जो बोल दिया बस फॉलो करना है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी अगर हम देखें तो डाइवर्स कंट्री, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग अगर हम देखें सबके अपने अपने विचार हैं, उन सबके विचारों को एक किताब में संग्रहित करना, सम्मिलित करना, यह भी अपने आप में एक बड़ा टास्क था कि जिसपे सबके सब एग्री हो जाए। तो इस तरह की बातें एक किताब में, एक कॉन्स्टिट्यूशन में उन सबको मिलाना ये एक बहुत बड़ा टास्क था। उसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में अगर हम देखें टर्मोइल की सिचुएशन थी, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उथल पुथल बहुत चल रही थी। क्यों चल रही थी उस टाइम पे अगर हमें देखना हो तो पार्टीशन हमारा तय था लगभग कि हमारा पार्टीशन होने वाला है। एक तरफ हमारे सामने जिद थी कि हम यूनिटी को बरकरार रखेंगे, यूनिटी बनाए रखेंगे, और दूसरी तरफ यह तय हो चुका था कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला है। यहां पे अगर हम देखें तो प्रिंसली स्टेट जितने भी थे, राजे और रजवाड़े थे, वो भी अपनी अपनी मर्जी चला रहे थे कि नहीं, हम चाहे तो इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, हम चाहे पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, वो चाहें तो अलग भी रह सकते हैं, जैसा ब्रिटिशर्स ने उनके लिए लॉ बनाया था कि ये उनकी मर्जी है, वो चाहे जहां मर्जी वहां जुड़ जाए। तो ये भी उनके सामने एक दिक्कत थी कि हमें पूरे इंडिया को अखंड भारत बनाना है, हमें एक भारत बनाना है। और जिसके लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा पूरे भारत को एक बनाने में, तो श्री वल्लभ भाई पटेल का योगदान हमें दिखाई देता है। और उन्हीं के नाम पे हमें क्या दिखाई देता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाई देता है। तो यहां पे हमने देखा कि अब प्रिंसली स्टेट को भी भारत में जोड़ना है ताकि पूरे भारत एक दिखाई दे। ऐसा नहीं हो कि भारत के बीच में से कोई टुकड़ा गायब है, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और कोई अलग पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा भारत एक दिखाई दे, ऐसा भी जरूरी था।
उसके अलावा हमारे सामने जो और कंडीशन थी वो क्या थी, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस की देखें, दशाएं देखें तो वो भी हमारे सामने कुछ अच्छी नहीं थी। जनता की आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, सोशल कंडीशंस बहुत खराब थी, सोशल टेंशंस, कास्ट के नाम पे सोसाइटीज बटी हुई थी, धर्म के नाम पे सोसाइटीज बट रही थी। तो उन सब को एक साथ जोड़े रखना ये एक बहुत बड़ा टास्क था। और उनको अगर हम देखें, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को, सोशल कंडीशंस को सुधारना ये भी बड़ा टास्क था। तो इन सब सिचुएशंस को कैसे संभाला और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे एक एक चीज का सॉल्यूशन ढूंढा गया, तो उन्हीं चीजों को देखते हुए हम अपने अपने फीचर्स देख रहे हैं। तो सबसे पहला हमने फीचर देखा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में हमने क्या देखा कि जो अलग अलग हमारी डाइवर्स कंट्री है, उन सब को हमने यहाँ पे मौका दे दिया कि सब पूरा भारत एक रह सके, वो अपनी डाइवर्सिटी भी मेंटेन कर सकते हैं और इंडिया अपनी यूनिटी भी मेंटेन कर सकता है। तो इसको हमने समझने की कोशिश की थी। फेडरलिज्म क्या होता है कि एक साथ दो जगह पे एक लेवल से ज्यादा लेवल पे सरकार होना। इंडिया में कहाँ कहाँ है, ऊपर सेंट्रल लेवल पे है, बीच में अगर देखें तो स्टेट लेवल पे भी सरकार होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं इंडिया फेडरल कंट्री है? इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। क्लियर है? अब उसके बाद अगर हम अगला देखें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें दिखाई देती है। अगला फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बोलते हैं। अगर हम इसको सीधा सीधा देखें, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से, मतलब इसको जानते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होगी। क्या क्या है इसमें फीचर्स? तो जो प्रतिनिधि होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उन्हें कौन चुनेगी? उन्हें डायरेक्ट जनता चुनेगी, पीपल चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हर एक नागरिक को सरकार में भाग लेने का अधिकार होगा, सरकार चुनने का अधिकार होगा और उसके अलावा खुद भी इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार होगा। यह हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दिया गया। क्या है? इलेक्शन बाय यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक, अगर हमने देखा वयस्क मताधिकार, कि जो भी 18 साल से ऊपर है सबको वोट डालने का अधिकार है। किसी को भी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संस्कृति पे नाम के, या फिर अगर हम कहें कि जन्म के नाम पे हमने किसी को मना नहीं किया हुआ कि आप वोट नहीं डाल सकते। जो भारत का नागरिक है और 18 साल से ऊपर है वो वोट डाल सकता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या है? जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता उनसे जवाब मांग सकती है। जब भी उनको लगता है गलत काम हो रहा है तो जनता आ जाती है ना आंदोलन करने। क्यों? क्योंकि जनता जवाब मांगती है अपने नेताओं से कि तुमने क्यों किया। तो वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी जनता के प्रति, क्योंकि 5 साल बाद फिर से इसी जनता ने उन्हें चुनना है। ठीक है, तो इसी को इसलिए हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये दो फीचर हमने देखे थे। आज हम अगले फीचर्स देखने वाले हैं। दो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे, उससे पहले जो हम फीचर देखेंगे उससे पहले उस फीचर को क्यों लिया गया, उसकी छोटी सी एक कहानी जानते हैं इस फोटो के जरिए, इस कैप्शन के जरिए जो यहाँ पे लिखा गया है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फियर्ड, उनको डर था। किस चीज का डर था वो हम देखते हैं। दैट एग्जीक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रॉन्ग। एग्जीक्यूटिव जो है ना, कार्यपालिका जिसे हम कहते हैं, ये इनको डर था कि ये बहुत ज्यादा मजबूत ना हो जाए। अब आप बोलेंगे एग्जीक्यूटिव क्या होता है? तो मैं आज का चैप्टर शुरू करने से पहले 3 वर्ड हैं, उन तीनों वर्डों से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, आपको मिलवाना चाहूंगा इन 3 वर्डों से, ताकि इन 3 वर्डों को लेके आपके मन में कोई डाउट ना रहे। आप पूरा चैप्टर पढ़ जाएं तो जहां जहां वो वर्ड हैं आपको इनमें कोई डाउट ना रहे। तो वो 3 वर्ड क्या क्या हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने आएगा एग्जीक्यूटिव। क्या आएगा? एग्जीक्यूटिव आएगा। दूसरा वर्ड आएगा लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव, और तीसरा वर्ड आएगा आपके सामने जुडिशियरी। ये 3 वर्ड आएंगे। क्या अंतर है तीनों में? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विधान पालिका, लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं हम कार्यपालिका, और जुडिशियरी जिसे हम बोलते हैं न्यायपालिका। तो जो विधान बनाए, जो लॉज बनाए, वो हो गया हमारा
लेजिस्लेचर। तो ये क्या करती है? इट मेक लॉज। लेजिस्लेचर का क्या काम हुआ? विधान बनाने का काम हुआ, लॉज को बनाने का काम हुआ। और उसके बाद अगर हम एग्जीक्यूटिव देखें तो इसका क्या काम हुआ? इट इंप्लीमेंट्स लॉ। जो लॉज इन्होंने बनाए उन्हें लागू करती है कौन? एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी का काम क्या हुआ? ये इट चेक्स लॉ, ये चेक का काम करती है कि इन लॉज को चेक करेगी कि ये संविधान के हिसाब से ठीक है या नहीं है। और ये और क्या करेगी? ये न्याय दिलाने का भी काम करती है। जो लगता है कि संविधान के खिलाफ जो सही नहीं हो रहा है उसके लिए ये न्याय करने का भी काम करती है जुडिशियरी हमारी। कोर्ट्स का आपका क्या काम होता है? तो कोर्ट्स इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, अभी मैं कानून बनाने से रिलेटेड इनके फंक्शन बता रहा हूं, तो उसमें इसका काम क्या है? ये चेक करती है उन लॉज को कि वो लॉज जो बनाए गए हैं वो संविधान के हिसाब से ठीक है या नहीं है, संविधान के आदर्शों के खिलाफ तो नहीं है। कौन चेक करेगा? जुडिशियरी चेक करेगी, न्यायपालिका चेक करेगी। अब ये अंतर तो सबको पता है और ये अंतर बता भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, लेजिस्लेचर में कौन आता है। जुडिशियरी सबको पता है कि कोर्ट में जो जज होते हैं वो जुडिशियरी में, लेकिन इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इनके कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको अभी समझाऊंगा और आपको पूरी जिंदगी उस चीज को याद रहेगा, आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने अभी बताया आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या बताया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है इसमें? मैंने बताया कि ये होती है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या होती है? क्यों रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है? क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। जिन्होंने उनको चुन के भेजा है उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये अभी हमने पढ़ा, इसी चीज से आपको कनेक्ट करके बताऊंगा, नहीं तो उधर उधर की कहानी बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हमने देखा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है? जहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स जाके सरकार बनाते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव अपने लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, अपने लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो हुआ क्या? आपने किसे चुना? क्वेश्चन आता है आपने किसे चुना? आपने चुना अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और जिसको आपने चुना, जिसका चुनाव आपने किया, जिन लोगों को हमने चुना, वो क्या करते हैं? वो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं। कहां बैठेंगे? पार्लियामेंट में बैठेंगे। और अगर सरकार कहां की हुई? राज्य सरकार हुई तो विधानसभा में बैठेंगे। अभी हम सेंटर के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हम यहां पार्लियामेंट बोलेंगे। जिनको आपने चुना कहां बैठे? पार्लियामेंट में बैठे। और जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वही क्या करते हैं? वो लॉज बनाते हैं। वो लॉज बनाते हैं। और जो पार्लियामेंट में बैठे हैं कौन? जिनको हमने चुना है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, समझ में आई बात आपको? जिनको आपने चुना वो पार्लियामेंट में जाएंगे, लॉ बनाएंगे। और लेजिस्लेचर का क्या काम बताया था मैंने? जो लॉज बनाता है। तो ये लोग लॉ बना रहे हैं, जो पार्लियामेंट में हमारे द्वारा चुने गए लोग गए हैं, उन्हें हमने क्या बोला? लेजिस्लेचर। समझ में आया लेजिस्लेचर क्या है? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, मेरे दिमाग में भी खूब आया, कि अगर लेजिस्लेचर तो बता दिया, एग्जीक्यूटिव क्या है? ठीक है, इन्हीं लेजिस्लेचर में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव का भी काम करते हैं। कैसे? इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप जब वोट देते हो,
आप या जिसको इलेक्ट करते हो वो इलेक्शन होने के बाद क्या बनता है? एमपी बनता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। किसी को भी आपने वोट दिया तो वो क्या बना? एमपी बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। आपने सरकार तो नहीं बनाई। अब ये सब एमपी जो चुने गए हैं उसमें से देखेंगे कि सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी को मिले हैं। अब ये सब एमपी देखेंगे कि सबसे ज्यादा किस पार्टी को मिले हैं। जैसे एग्जांपल लें कि बीजेपी को ज्यादा मिले हैं कि कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं। तो अगर बीजेपी को ज्यादा मिले होंगे, मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं जो अभी की सरकार है, कि बीजेपी को मान लो वोट ज्यादा मिले हैं। क्या मिले हैं? वोट ज्यादा मिले हैं। तो सरकार कौन बनाएगा? बीजेपी बनाएगी। तो ये गवर्नमेंट बनाएगी, सरकार, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपोजिशन में बैठेंगे। अब जो पार्टी सरकार बनाएगी उसमें से कुछ लोगों को, जो पार्टी सरकार बनाएगी उसमें से कुछ लोगों को, फ्यू ऑफ देम, उनको क्या मिलेगा? उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी? मंत्रालय की, यानी कि मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। क्या सभी एमपीज मंत्री होते हैं? नहीं, कुछ मंत्री होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जिसे हम बोलते हैं। तो क्या सारे के सारे सबको मंत्री पद मिल जाता है बीजेपी में? नहीं, इनमें से भी कुछ एक को ही हम जिम्मेदारी देते हैं, और जिनको जिम्मेदारी मिलती है वो क्या करते हैं? वो ये जो कानून बनाए थे लेजिस्लेचर में, उस कानून को वो लागू करते हैं। ठीक है, ये करते हैं इंप्लीमेंट लॉ। तो समझ में आया? सभी एमपीज जिसको आपने वोट दिया, सभी एमपीज जिसको आपने वोट दिया वो गए पार्लियामेंट में, ये तो बना रहे हैं लॉ, ये तो बना रहे हैं लॉ। तो ये तो हो गए लेजिस्लेचर, ये तो हो गए लेजिस्लेचर, सभी एमपीज। लेकिन इन एमपीज में से कुछ एक जो मिनिस्टर बन गए वो होंगे एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंट करने का काम उनका, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी गई है कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी जिम्मेदारी है, फाइनेंस आपकी जिम्मेदारी है कि ये फाइनेंस आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लॉ बनाएंगे सब मिलके, लेकिन उस लॉ के हिसाब से आपको ये काम करना है। किसको दिया? जो मिनिस्टर्स हुए वो एग्जीक्यूटिव हुए। समझ में आया? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव हमारा होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे बड़ा जो एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है प्रेसिडेंट। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर, प्लस प्राइम मिनिस्टर के साथ जो पूरा मंत्रालय होता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद उसकी। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें, एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मोटे मोटे तौर पे। हालांकि इसके अलावा दो और होते हैं, जिसे अगर मैं कहूं एक वाइस प्रेसिडेंट होता है और इसके नीचे अटॉर्नी जनरल भी होता है, लेकिन इसका अभी आपकी किताब में कोई यूज है नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं। अभी आप मोटे मोटे तौर पे समझो कि जो प्रेसिडेंट होगा और जो प्राइम मिनिस्टर होंगे और जो मंत्री बन गए वो होंगे एग्जीक्यूटिव। हालांकि ये प्राइम मिनिस्टर एक एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। तो जब ये कानून बना रहा है, जब ये एक पार्लियामेंट के अंदर बैठा है और कानून के ऊपर बात कर रहा है, तब उस टाइम पे ये खुद क्या है? उस टाइम पे लेजिस्लेचर का भी काम कर रहा है, और जब उसी कानून को इंप्लीमेंट करने का काम करेगा तब उसी टाइम पे ये एग्जीक्यूटिव भी कहलाएगा। तो एक बंदे के पास दोनों चीजें भी हो सकती हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक के पास डबल जिम्मेदारी भी हो सकती है। जैसे जो मंत्री परिषद है, इनको हमने जिम्मेदारी दी एग्जीक्यूटिव की, लेकिन सबसे पहले वो क्या हैं? सबसे पहले तो वो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्हें हमने चुना है, जिन्हें हमने चुना है। तो पहले वो लेजिस्लेचर है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव है। तो आपको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में समझ में आया होगा अंतर। तो इनको जब ये बैठे हुए थे तो डर था कि जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, यानी जिन्हें हम मंत्री पद दे देंगे, हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में? हमें क्यों चाहिए संविधान? ताकि मंत्री अपनी पावर का मिसयूज ना करें। क्यों? क्योंकि मंत्री को हम पावर दे देते हैं।
तो इनको ये डर था कि जो मंत्री बनेंगे यानी जो एग्जीक्यूटिव बनेंगे वो इतने स्ट्रांग ना हो जाए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने बोला रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर ना करने लग जाए, और इग्नोर करके वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, लेजिस्लेचर के प्रति, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो इग्नोर ना करने लग जाए। तो ये इनका डर था कि एग्जीक्यूटिव इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है लेजिस्लेचर के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति, उसको वो इग्नोर ना करने लग जाए। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक रूल होता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। हालांकि ये अभी इस क्लास के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप इसको अभी से सीख लेंगे, आपको आने वाले टाइम में बहुत आसानी होने वाली। कार्यपालिका हमेशा विधान पालिका के प्रति जिम्मेदार रहेगी। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है। ठीक है, तो यहां पे भी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होने वाला था लेजिस्लेचर के प्रति, लेकिन इनको डर था कि एग्जीक्यूटिव इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर ना करने लग जाए, उससे भागने ना लग जाए। ठीक है, तो यहां पे डर था, तो असेंबली ने क्या किया, देयरफॉर इंक्लूडेड अ नंबर ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे क्लॉजेस डाल दिए टू लिमिट द कंट्रोल, टू लिमिट एंड कंट्रोल द एक्शन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एज ए होल, तो ताकि वो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के द्वारा एक्शन लिए गए हैं उनको लिमिट में ला सके, कंट्रोल में ला सके, ताकि वो ज्यादा स्ट्रांग ना हो सके। तो कैसे किया, उसी चीज को समझते हैं। हमारा जो अगला फीचर है, अगला फीचर इसी के ऊपर है, जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब हो जाता है कि जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, दोनों की पावर को अलग अलग कर दो, एक ही बंदे में सारी पावर मत दो। तो हमने बोला सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा, ताकि कोई एक आदमी अपने में ऐसा नहीं हो कि उसी को लेजिस्लेचर बना दो, उसी को एग्जीक्यूटिव बना दो और उसी को जुडिशरी भी दे दो। अगर एक ही आदमी के पास सारी पावर दे दोगे तो अपने मनमाने ढंग से काम करेगा। क्या बोला कि एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेचर अलग और जुडिशरी अलग, और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी करेंगे। कर लिया ना कंट्रोल, कैसे किया हमने अभी अभी देखा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन से तीन ऑर्गन, लेजिस्लेचर विधान पालिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और जुडिशरी यानी न्यायपालिका, तीनों ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब बेसिकली तीन ऑर्गन है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे, क्या क्या हुए, कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर कौन है, जिनको हमने इलेक्ट किया, अभी हमने समझा था। एग्जीक्यूटिव ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज। एग्जीक्यूटिव वो छोटा सा ग्रुप है जो लॉज को इंप्लीमेंट करने के प्रति जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार रहेगा इंप्लीमेंटिंग लॉज करने के लिए एंड रनिंग द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए। मंत्रिपरिषद चलाती है ना सरकार, तो वो एग्जीक्यूटिव होगा। ठीक है, जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3। जुडिशरी के बारे में यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे। रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स का जो सिस्टम है उससे रिलेटेड है जुडिशरी, उसको हम बोलते हैं जुडिशरी। ठीक है, उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच, हमें इनको किसी भी एक ब्रांच के द्वारा पावर का मिसयूज ना किया जाए, उसके लिए हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि हर एक ऑर्गन मतलब होता है अंग, हर एक ऑर्गन यानी चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, ये तीनों अंग, तीनों ऑर्गन्स अलग अलग पावर्स को यूज करेंगे। तीनों में मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही में आपने सारी पावर दे दी, तीनों की पावर अलग अलग रहेंगी, तीनों अलग अलग पावर यूज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर है? थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या होगा कि एक ऑर्गन दूसरे पे चेक का काम करेगा, कि वो उसको चेक करता रहेगा, वो उसके ऊपर हम देखते रहेंगे कि कहीं ना कहीं से बैलेंसिंग करता रहेगा पावर की, कि अगर कोई भी एक अपनी पावर को ज्यादा यूज करता है तो दूसरा उसको चेक करने में लग जाए। जैसे न्यायपालिका अगर हम देखें, विधान पालिका अगर हम देखें, तो कुछ ऐसे लॉज बनाने लग जाए जो हमारे आदर्शों के खिलाफ है, तो हमने न्यायपालिका को पावर दी हुई है कि वो चेक कर सके उन लॉज को।
कि वो उन लॉज को चेक कर सकें। अगर मान ले एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को ज्यादा यूज करने लग जाए, तो हमने पावर दी हुई है विधान पालिका को, क्या कि जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति जिम्मेदार रहेगी, विधान पालिका यानी कि लेजिस्लेचर के प्रति। एग्जीक्यूटिव किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, कि वो भी अपनी पावर का ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक दूसरे को हमने बैलेंस करने के लिए ऐसे कर दिया कि एक ऑर्गन दूसरे के प्रति दूसरे को चेक करता रहे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इनकी पावर्स को अलग अलग कर दिया, एंड दिस एंश्योर्स बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। और इससे ये एंश्योर हो गया कि किसी भी एक के पास ज्यादा पावर नहीं जाएगी और तीनों में पावर का बैलेंस बना रहेगा। समझा हमने कैसे, मतलब मिसयूज ऑफ पावर से कैसे बचाया, जो हमारा कंसर्न था शुरू में। हमें डेमोक्रेसी में बोला था कि कहीं मिसयूज ना हो जाए पावर का, तो हमने ऐसे उसको कंट्रोल किया। अब उसके बाद आगे देखते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो हम स्टेट और गवर्नमेंट को, पहले क्वेश्चन पढ़ो, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट विद योर टीचर। मेरे साथ डिस्कस कीजिए कि स्टेट और गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको समझाऊंगा जो ये लिखा है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, स्टेट क्या है और गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, तो वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर। स्टेट को मतलब बहुत बार यूज किया गया है इस चैप्टर में। तो दिस डज नॉट रेफर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से मतलब नहीं, गवर्नमेंट अलग है, गवर्नमेंट अलग है और स्टेट अलग है, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। रेदर वी यूज स्टेट, जब हम स्टेट को बोल रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो उसको हम गवर्नमेंट से अलग करने का काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट और स्टेट को हम अलग अलग बोल रहे हैं, उनको एक मत समझो। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। गवर्नमेंट क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के प्रति, उन्हें क्या करना है, लॉज को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, लॉज को इंप्लीमेंट करना है और एडमिनिस्टर करना है, उनको प्रशासन देखना है, ये है गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शंस। गवर्नमेंट तो बदली जा सकती है इलेक्शन के साथ, इलेक्शन हुए, हो सकता है नई सरकार आ जाए, तो गवर्नमेंट बदली जा सकती है। लेकिन स्टेट ऑन द अदर हैंड, अगर हम स्टेट को देखें तो स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू, किससे रेफर होता है, ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक राजनीतिक संस्थान है ये, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, दैट रिप्रेजेंट्स अ सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। तो स्टेट क्या होगा, कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे एक बाउंड्री है, जैसे इंडिया की एक पूरी बाउंड्री है, हाँ है, उसकी कोई पॉपुलेशन हो, उसमें कोई पीपल रहते हो, ये लोग हों और ये सोवरेन हो। सोवरेन का क्या मतलब होता है, सोवरेन का मतलब होता है कि इसके ऊपर बाहर से कोई कंट्रोल करने वाला ना हो। सोवरेन वो होता है जो अपने डिसीजन खुद ले सके, उसको बाहर से कोई कंट्रोल ना कर रहा हो, कोई ये ना बता रहा हो कि तुम अपने डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे आजादी से पहले का भारत सोवरेन नहीं था, क्योंकि हम अपने रूल्स खुद नहीं बना सकते थे, हमें रूल्स एनफोर्स किए जाते थे हमारे ऊपर, जो ब्रिटिशर्स रूल बनाते थे वो हमें मानने पड़ते। लेकिन आजादी के बाद इंडिया अपने रूल खुद बना सकता है, अपने कानून खुद बना सकता है, तो हम कह सकते हैं इंडिया सोवरेन है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर बाहर से कोई कंट्रोल ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सोवरेन। बाहर से कोई कंट्रोल ना हो उसको हम बोलेंगे, एज ए अगर हम यूनिट देखें तो उसको हम बोलेंगे सोवरेन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बाउंड्री होगी, इसके अंदर कुछ लोग रह रहे होंगे, ये सोवरेन होंगे, ये सोवरेन होंगे, तो हम इसको बोलेंगे स्टेट। जैसे इंडिया है, तो इंडिया के पास भी अपनी एक बाउंड्री है, इंडिया सोवरेन है, इंडिया के पास इसकी पॉपुलेशन है, तो इंडिया को बोलेंगे हम स्टेट। ये गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट इंडिया स्टेट का एक पार्ट है। ठीक है, तो स्टेट और गवर्नमेंट मतलब समझ में आया। तो वी कैन द स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट, हम कह सकते हैं कि इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट, नेपाल एक स्टेट हो गया है ना, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हो जाएंगे जहां पे भी बाउंड्री आपको दिखाई दे। बांग्लादेश स्टेट है ना, तो जिसकी अपनी एक बाउंड्री है और उसके अंदर पीपल है और वो लोग सोवरेन है, वहां पे एक गवर्नमेंट है, तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेट। तो इंडियन स्टेट हैज ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम इंडियन स्टेट की बात करें तो इंडियन स्टेट के पास क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे पास किस तरह की सरकार है, डेमोक्रेटिक सरकार है। गवर्नमेंट, जहां पे हम एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं गवर्नमेंट को, इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट।
ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सरकार है, ये स्टेट का एक पार्ट है। इसीलिए स्टेट और सरकार को एक साथ मत जोड़ के लिखना कि स्टेट और सरकार एक नहीं होते हैं, स्टेट अलग है, सरकार अलग है। क्लियर है? ये चीजें ध्यान रखना। तो यहां पे हमने देखा कि सरकार स्टेट का एक पार्ट है। स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो स्टेट को हम गवर्नमेंट से अलग यूज करेंगे, इसको इसके मतलब सिमिलरली नहीं यूज कर सकते कि स्टेट की जगह गवर्नमेंट यूज कर दिया, गवर्नमेंट की जगह स्टेट नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब उसके बाद हमने देख लिए 3 फीचर्स, चौथा फीचर देखते हैं फंडामेंटल राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये पूरा इस क्लास में हो भी नहीं पाएगा। इसके जो बाकी अगर हम देखें जो फंडामेंटल राइट हैं, हमारे संविधान में हमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। वो क्या क्या हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जो आपका जो लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, ये आपको नेक्स्ट दिया, क्या दिया? द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट हैज बीन ऑफन बीन रेफर्ड टू एज कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया? फंडामेंटल राइट्स को बोला कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है कॉन्शियंस? कॉन्शियंस होता है अंतरात्मा, यानी पूरे संविधान की अंतरात्मा बता दिया फंडामेंटल राइट्स को। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं पूरे संविधान के लिए। संविधान की अंतरात्मा है, ठीक है। तो इसको कितना इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है फंडामेंटल राइट को। कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन ऑफ द स्टेट इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट। कॉलोनियल रूल जब जो था ब्रिटिशर्स का, जो हमारे यहाँ, ये पहले भी वर्ड आपको समझा चुका हूं मैं, कॉलोनियल रूल से आपका क्या मतलब है। जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर जो रूल करते थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे दिमाग में एक तरह का एक डर पैदा कर दिया, एक तरह का संदेह पैदा कर दिया। किसके प्रति? स्टेट के प्रति। क्यों? क्योंकि जैसा स्टेट उन्होंने हमें दिखाया था, वो अच्छा नहीं था, दबा के रखने वाला, सबको बराबरी से नहीं देखा जाता था जिस स्टेट में। तो वो स्टेट एक, वो उस इमेज को देखो जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो स्टेट था, ब्रिटिशर्स के अंदर कैसा इंडिया था, सबको दबा के रखा हुआ है, किसी के साथ बराबरी का अधिकार नहीं है, ठीक है। ब्रिटिशर्स को हमेशा ऊंचे ओहदे दिए जाते थे, यहाँ वाले लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने स्टेट के प्रति एक संदेह पैदा कर दिया लोगों में, क्या स्टेट ऐसा होता है? तब इनको समझ में आया नहीं, स्टेट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? तो ये चाहते थे, इन्होंने एंश्योर किया दैट अ सेट ऑफ रिटर्न राइट्स वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कि राइट्स, ऐसे तो अंग्रेज भी, जो अगर हम कहें ब्रिटिशर्स भी अगर हम देखें, तो उन्होंने भी खूब वादे किए, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं था। लेकिन इनको लगा कि अगर ऐसा ही हुआ तो नहीं चलेगा। इन्होंने उसको लिख देना अच्छा समझा कि हम फंडामेंटल राइट्स को लिख ही देते हैं, झंझट ही खत्म करते हैं, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा सब देख लेंगे किताब में कि ये लिखा हुआ है तो मिलेगा। तो यहां पे इन्होंने इन सबको लिख दिया ताकि स्टेट से लोगों को बचाया जा सके। हमने क्या बोला? ताकि दैट वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जो स्टेट की जो पावर है उससे लोगों को बचाएगा अगर हम फंडामेंटल राइट्स को लिख देते हैं, क्योंकि बोली हुई बातों पे कौन विश्वास करे। तो यहाँ पे लिख देना अच्छा समझा, तो हमने फंडामेंटल राइट्स लिख दिए हमारे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारे पास राइट्स हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स अगर हम देखें, प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। और ये जो फंडामेंटल राइट हैं, ये क्या करते हैं? ये बचाते हैं सिटीजन्स को। किसके अगेंस्ट? हमें बचाते हैं आर्बिट्रेरी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाने ढंग से, इसका मीनिंग लिख लेना। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाने ढंग से। जो मनमाने ढंग से अपनी पावर को यूज करेंगे ना, वो मिसयूज ही करेंगे उसका। तो उस चीज से हमें बचाएंगे कि वो कोई मनमाने ढंग से तो पावर यूज नहीं कर रहा है, उस चीज से बचाएंगे। और कोई एब्सोल्यूट एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा ऑफ पावर कि पूरी पावर अपने अंदर ले लियो।
गलत तरीके से मनमाने ढंग से पावर जो स्टेट यूज करेगा उससे सिटीजन्स को बचाएंगे फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट किस लिए जरूरी है? स्टेट से हमको बचाने के लिए। अब एक चीज छोटी सी यहां ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टेट का मतलब बताया। क्या बताया? यहां पे जैसे मैंने इंडिया को लिखा स्टेट, ये तो ठीक है, लेकिन जब मैं फंडामेंटल राइट में स्टेट की बात कर रहा हूं, ये फंडामेंटल राइट है, इसके अंदर जब मैं स्टेट की बात कर रहा हूं तो इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है इस स्टेट से। ये स्टेट तो आपको समझ में आया कि कोई भी एक बाउंड्री है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे सोवरेन पीपल हैं, जहां पे पीपल हैं, जहां पे गवर्नमेंट है, वो स्टेट हो गया। जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, हमने बहुत सारे स्टेट के एग्जांपल लिए। लेकिन यहां पे जब मैं फंडामेंटल राइट में जब स्टेट वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। यहां पे स्टेट का मतलब वो है कि जिसके पास भी पावर है, एनीथिंग विच हैज पावर, वो स्टेट है। और ये पावर कहां से मिलती है? कोई भी चीज जिसे पावर लॉ के द्वारा मिल रही हो, कानून के द्वारा जिससे भी पावर मिल रही है वो स्टेट हो जाएगा। जैसे एमपी, पुलिस, आपका अगर हम देखें कोर्ट्स, ये सब स्टेट हो गए। तो जब मैं फंडामेंटल राइट में स्टेट की बात कर रहा हूं ना, ये स्टेट और ये स्टेट अलग हैं, तो इसको वो स्टेट मत मानना कि इंडिया के अगेंस्ट हमें दिया। नहीं, इंडिया नहीं, इंडिया में जो पावर का यूज कर रहे हैं उससे बचाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं। इतनी सी बात आपको समझनी है। तो दोनों स्टेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हम नॉर्मली स्टेट बोले तो ये स्टेट है, लेकिन जहां पे भी फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाती है तो फंडामेंटल राइट में जहां पे भी मैं स्टेट का यूज करूंगा तो वो ये स्टेट है कि जिसके पास भी पावर है वो स्टेट हो जाएगा। तो यहां पे हमें किससे बचाया जा रहा है? उन लोगों से बचाया जा रहा है जिनके पास पावर है, और उन्हीं लोगों को हमने क्या बोला? स्टेट बोला है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे स्टेट का मतलब थोड़ा सा अलग रखना। क्लियर है? हालांकि ये चीज आपके उसमें लिखी नहीं है, लेकिन आपको बता देना, मैंने सही समझा कि इस स्टेट को उस स्टेट से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको कंफ्यूज किया गया है किसी और स्टेट से किताब में। तो किताब में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए मैंने आपको ये बात बताई है कि स्टेट का मीनिंग वो भी है, वो सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन यहां पे जो स्टेट है ये स्टेट अलग है। ये स्टेट कौन है? जिसके पास पावर है। तो हमें इंडिया से थोड़ी बचाएंगे, इंडिया तो हमें पसंद है, इंडिया से क्यों बचाएंगे? हमें उन लोगों से बचाएंगे जिनके पास पावर है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। तो हमने किसको स्टेट बोला? जिन लोगों के पास पावर है। बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, नहीं तो इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उन लोगों को जिनके पास पावर है उनसे बचाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं। ठीक है, तो उन लोगों को यहां पे स्टेट बोला गया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये अपनी गलत पावर यूज ना करें। कौन? स्टेट। कौन स्टेट? जिनके पास पावर है, वो अपनी गलत पावर यूज करके सिटीजन्स को नुकसान ना पहुंचाएं, तो उससे बचाने के लिए हमें क्या दे दिए? फंडामेंटल राइट दे दिए। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गारंटी देता है। किस चीज की गारंटी देता है? गारंटी देता है राइट्स। किसको? इंडिविजुअल को, हर एक को, हर एक आदमी को राइट्स की गारंटी देता है। किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। कि स्टेट के खिलाफ आपके पास ये सारे राइट्स हैं। अगर कोई भी स्टेट आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो आपके पास इतने सारे राइट्स हैं। तो स्टेट के खिलाफ हमें राइट दिए गए। इस चीज को ध्यान रखना। किसके खिलाफ है राइट्स? स्टेट के खिलाफ। और सिर्फ स्टेट के खिलाफ नहीं, इंडिविजुअल के खिलाफ भी हैं। अगर कोई और आदमी भी आके आपके राइट्स के ऊपर हनन करे, आपका नुकसान पहुंचाना चाहे, तो उस इंडिविजुअल के खिलाफ भी हमारे पास फंडामेंटल राइट है। ज्यादातर जो राइट है वो स्टेट के खिलाफ है। स्टेट मतलब जिनके पास पावर है उनके खिलाफ है, कि वो अपनी पावर का मिसयूज करके आपका नुकसान ना पहुंचाए। तो हमें अधिकार दिए हुए हैं कुछ। क्या अधिकार हैं उनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में, अगली क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि स्टेट के खिलाफ हमें अधिकार दिए गए हैं। मोर ओवर, उसके आगे अगर हम देखें, वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज आल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, हमने शुरुआत में क्या पढ़ी चैप्टर में कि माइनॉरिटीज को भी दबा सकती है मेजॉरिटी। तो माइनॉरिटीज को चाहिए कि नहीं चाहिए फंडामेंटल राइट? चाहिए, ताकि उन्हें मेजॉरिटी से बचाया जा सके।
ताकि उन्हें मेजॉरिटी से बचाया जा सके। तो इसीलिए वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो बहुत सारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उन्होंने भी एक्सप्रेस किया, उन्होंने भी बताया कि हमें भी जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, टू इंक्लूड राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स। उन्हें भी जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट्स लिख लिए जाएं जो उनके ग्रुप को बचाएंगे, माइनॉरिटीज को बचाएंगे मेजॉरिटी के खिलाफ। तो इन्होंने भी बताया कि नहीं, आपने इंडिविजुअल को दे दिए लेकिन माइनॉरिटीज को भी राइट्स दो ताकि मेजॉरिटी के खिलाफ उनको माइनॉरिटीज को बचाया जा सके। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। इसीलिए संविधान में माइनॉरिटीज के राइट्स की भी गारंटी दी गई है, माइनॉरिटीज के राइट्स की भी गारंटी दी गई है। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट देंगे? मेजॉरिटी के अगेंस्ट। मेजॉरिटी के अगेंस्ट माइनॉरिटी के राइट्स की गारंटी है संविधान में। इंडिविजुअल के राइट्स की गारंटी है, हाँ है, किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। माइनॉरिटी के राइट्स की गारंटी है, हाँ है, किसके खिलाफ? मेजॉरिटी के खिलाफ। क्लियर है? एज डॉक्टर अंबेडकर हैज सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स, डॉक्टर अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बोला। क्या बोला? कि देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड। ऑब्जेक्ट मतलब एम, इनका उद्देश्य अगर हम देखें तो दो साइड, इन्होंने इसके दो उद्देश्य बताए बेसिकली फंडामेंटल राइट के। क्या क्या उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य देखते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। पहला उद्देश्य क्या है? इज दैट एवरी सिटीजन, कि हर एक सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स, कि हर एक सिटीजन को उस पोजीशन में लाया जाए कि वो उस राइट को क्लेम कर सके कि ये मेरा अधिकार है। यानी कि हर एक सिटीजन का, हर एक आदमी का जो इस देश में है, उसका अधिकार है ये राइट्स, वो इन अधिकारों को ले सके, इस पोजीशन तक उनको पहुंचाना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल राइट का ये बताया उसने कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सिटीजन को हम उस लेवल तक लाएंगे कि वो अपने अधिकार मांग सके। अगर नहीं मिल रहे हैं, किसी को दबाया जा रहा है, तो वो कोर्ट तक पहुंच सके कि मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं। तो ये भी एक इसका हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है कि हर एक को सिर्फ अधिकार देना ही बात नहीं कर रहे हैं, अधिकार तो है लेकिन उस अधिकार को लेने की ताकत भी उन्हें देनी है कि ये मेरा अधिकार है, उस अधिकार के लिए लड़ने की ताकत भी उन्हें देनी है। ठीक है, तो पहला उद्देश्य इसका ये हो गया। सेकंड क्या है? दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज। ये तो मैंने बोला स्टेट, है ना, अथॉरिटी ये है ना स्टेट। इन्होंने क्या बोला कि ये राइट्स उनके ऊपर भी बाइंडिंग होंगे, बाध्य होंगे। किनके ऊपर? जिनके पास अथॉरिटी है लॉ बनाने की, ताकि वो कोई ऐसा लॉ ना बनाए जो राइट्स के खिलाफ हो जाए, ताकि लॉ बनाने के वालों को भी मजबूर कर दिया कि आप ऐसा लॉ चाह के भी नहीं बना सकते जो इन फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो। ठीक है, तो इन्होंने दो चीजें बताई। पहला कि इंडिविजुअल भी क्लेम, कोई भी इंडिविजुअल क्लेम कर सके फंडामेंटल राइट को। दूसरा, अगर कोई लॉ बनाना भी चाहे इसके खिलाफ तो वो लॉ चाह के भी ना बना पाए, फंडामेंटल राइट को आपसे चाह के भी ना छीन पाए। ये दो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये दो चीजें आपको इसमें समझनी है। अब उसके बाद इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट के अलावा अगर हम संविधान में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन, एक और भाग है इसका जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्यों के दिशा निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के दिशा निर्देशक तत्व, जिसमें डायरेक्शंस दी गई है स्टेट को। क्या किया गया है इसमें? क्या किया है? संविधान ने स्टेट को डायरेक्शन दी है, ऑर्डर किए हैं कि आपको यहां के लोगों के लिए ये काम करने हैं। कहां लिखी है ये चीजें? ये चीजें लिखी हैं इस सेक्शन में। फंडामेंटल राइट से अगला चैप्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो यही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि आपको हमारे लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए ये सारे काम करने हैं। किस चीज के लिए? ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जा सके।
सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उनके सामने टास्क था ये कि कैसे पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को हम सुधारें। तो वो सुधारने के लिए बात कहाँ की गई? डीपीएसपी में। तो उस चीज को भी यहाँ इंक्लूड किया गया कि डीपीएसपी में हमने ये चीजें भी डाल दी कि हमारे यहाँ पे जो पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको सुधारा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस सेक्शन को डिजाइन किया गया था मेंबर्स के द्वारा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। किस लिए? ताकि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की लाए जा सके, सुधार लाए जा सके, आर्थिक और सामाजिक सुधार लाने के लिए। एंड सर्व एज ए गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। तो किस चीज के लिए? एक तो सबसे पहला सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए, और दूसरा एक कह सकते हैं कि गाइड की तरह काम करने के लिए। हमने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है ये यहाँ पे अगर हम देखें तो डायरेक्शंस है। डायरेक्शन यानी कि निर्देश है। हम सरकारों को क्या दे रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं कि आपको ये सारे लॉज लेके आने। तो लॉज लेके आने यानी डायरेक्शन दे रहे हैं, या इसका दूसरा मतलब करें कि हम उनको गाइड कर रहे हैं, हम उन्हें रास्ता बता रहे हैं। तो ये इनका पर्पस हो जाता है कि गाइड करना, रास्ता बताना सरकारों को, कि इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट को हम रास्ता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि इस तरह के लॉज लेके आओ, इस तरह के लॉज लेके आओ और इस तरह की पॉलिसीज लेके आओ जो हेल्प करेंगी जनता की गरीबी हटाने में, पॉवर्टी ऑफ द मासेस को रिमूव करने में वो हेल्प करेंगी। सामाजिक आर्थिक सुधार किए और उसकी वजह से ये एक गाइड की तरह काम करेंगे डीपीएसपी, जिससे जनता की गरीबी को दूर किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये कहाँ लिखी हुई बातें? ये सारी हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हिंदी में बोलते हैं राज्यों के दिशा निर्देशक तत्व। ठीक है, यहाँ पे लिखी गई है। ये हमने पढ़ी। 2 फीचर्स हमने और पढ़े आज, तीसरा भी पढ़ लिया। एक डीपीएसपी भी इसका फीचर है, हालांकि इन्होंने अलग लिखा नहीं, लेकिन मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज क्या क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा देख लेते हैं समरी। पहला, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, जहां पे तीनों ऑर्गन अलग अलग रहेंगे और वो एक बंदे के पास ज्यादा पावर ना रहे, एक बंदा दूसरे को चेक करता रहे। तो इस तरह से इंतजाम किया गया है ताकि कोई मिसयूज ना कर पाए पावर का। दूसरा, फंडामेंटल राइट हमने देखे। फंडामेंटल राइट को हमने क्या बोला? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा बोला, यानी कॉन्सेंस बोला। और उसके बाद हमने क्या बोला कि ये राइट्स कैसे होने चाहिए? रिटर्न होने चाहिए। रिटर्न क्यों होने चाहिए? ताकि कहीं कभाई बातों पे कोई विश्वास ना करे, रिटर्न हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। कहीं पे भी अगर कोई लेने चले जाए, राइट्स मांगने चले जाए, तो उसके पास सबूत हो कि ये मेरा राइट है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिटर्न होने चाहिए, जो हमें बचाएगा किससे? आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट पावर ऑफ स्टेट। जो मनमाने ढंग से जो स्टेट पावर का यूज करता है ना, उससे बचाने के लिए हमें राइट्स चाहिए, रिटर्न राइट्स चाहिए। और ये क्या करते हैं? हमें गारंटी देते हैं माइनॉरिटीज को अगेंस्ट मेजोरिटी, कि माइनॉरिटीज को भी राइट मिले हुए मेजोरिटी के खिलाफ, ताकि मेजोरिटी उन्हें दबा ना पाए। इसके दो ऑब्जेक्टिव बताए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्या क्या ऑब्जेक्टिव बताए? सबसे पहले कि हर एक सिटीजन इन राइट्स को क्लेम कर सकता है, हर एक सिटीजन के पास ये राइट अवेलेबल है। और दूसरी इन्होंने बताई कि ये जो राइट्स हैं ये बाइंडिंग होंगे हर एक उस अथॉरिटी पे जिसके पास लॉ बनाने की पावर है। कहीं वो ऐसा लॉ ना बना दे ताकि हमारे सिटीजन्स के लॉ फंडामेंटल राइट छीने जा सके। एक तो राइट दिया और दूसरा हमें बचाया भी उनसे जो राइट छीन सकते हैं। तो 2 ऑब्जेक्टिव इन्होंने बताए, पहला कि राइट दिए हैं और दूसरा उनसे बचाया है जो छीन सकते हैं। तो 2 ऑब्जेक्टिव इन्होंने बताए हैं। और एक और फीचर जो हमने समझने की कोशिश की, जैसे हमने बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हालांकि अलग से नहीं दिया हुआ आपके में, लेकिन मैंने अलग से लिख दिया है। तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो क्या करते हैं? जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आते हैं, यानी कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव जो लेके आएंगे, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखे हुए हैं कि स्टेट आपको ये सारे काम करने हैं। तो इनमें डायरेक्शंस दी हुई है संविधान के द्वारा, कि संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार कोई भी कानून लाएगी तो इनको ध्यान में रखना पड़ेगा और इनको देख के, यानी कि एज ए गाइड इनको लेंगे कि हमें किस तरह के लॉ बनाने हैं ताकि यहाँ के लोगों की गरीबी दूर की जा सके और उसके साथ साथ यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जा सके। तो ये चीज़ हमने आज पढ़ी थी और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आसान लग रही होंगी, अब आपको समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।